पहला है, देखिए फ्रेंड्स, 10% नियम संबंधित है। जो 10% नियम का किससे संबंधित है? पहली बात तो इसकी व्याख्या लिंडेमान ने किया था, और ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से, यानी 10% का जो नियम है, एक उत्पादक से 10% अगले भाग में, फिर 10% अगले पोषक स्तर में, फिर 10% अगले भाग में संबंधित है। क्लियर होगा। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। अगला है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। यानी स्वपोषी किसे कहा जाता है फ्रेंड? यानी जो प्राथमिक उत्पादकता है, जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें सभी हरे पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादकता। यानी यह प्रोडक्शन करते हैं भोजन का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उपभोक्ता क्या करते हैं? इसे खा पी कर अपना पेट भरते हैं। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है, यानी विषम पोषण। यानी परपोषी में क्या आएंगे? पहले तो द्वितीयक उत्पादकता आएंगे। ठीक है, परपोषी स्तर के उत्पादन में के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, द्वितीय उत्पादकता का क्या मतलब है फ्रेंड? यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। देखिए फ्रेंड्स, हम अभी आपको एग्जांपल लेकर बताएं कि 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है पेड़ पौधों के पास, अगर उसे बकरी खाती है तो उसे 10वां भाग ही मिलेगा, यानी 100 कैलोरी, यानी 10% कट जाएगा उसका, 10% ही मिलेगा। 90% क्या करेंगे पेड़ पौधे? अपने श्वसन की क्रिया में या जो भी कार्य करते हैं वह उपयोग कर लेंगे, यानी 10% ही अगले पोषक स्तर में ट्रांसफर होगा। यानी कहाँ 100% था, कहाँ 10% मिल रहा है, तो घट रहा है ना फ्रेंड, वही बात हो रही है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जातियों की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्डों, यानी जो हड्डा होता है, हड्डा पीले कलर का, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड। अगला, पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच, यानी पारिस्थितिकी जो अध्ययन है जीव समुदाय और वातावरण के बीच का क्या है? अध्ययन है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। जो अर्नेस्ट हेकल ने जो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसे किस रूप में किया था फ्रेंड्स? ओकोलॉजी के रूप में किया था। ओकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओको प्लस लॉजी। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया था? अर्नेस्ट हेकल ने बताया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था यूजीन ओम ने। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह किसने बताया था? यूजीन ओम ने बताया था फ्रेंड। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। ठीक है, सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? एजी टाउंसली के द्वारा वर्ष 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा। कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा। कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। प्रकृति एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन देगा फ्रेंड्स,
यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देगा और सही ऑप्शन आप लोगों को टिक करना होगा। बस आप लोग यह देखते जाइए, इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है। यह अपने आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है फ्रेंड, यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? खुला तंत्र होता है। पारितंत्र तंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। पारितंत्र का फ्रेंड्स कृत्रिम पारितंत्र है। खेत, जो धान का खेत होता है वह कैसा होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वह है धान का खेत। घास स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण हैं स्थलीय पारितंत्र के। जो झील, नदियाँ, समुद्र आते हैं यह किस में आते हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं फ्रेंड। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है कहलाता है पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड, यह 35% उपस्थित है। फिर यानी 1 किलो आप समुद्री जल लेंगे उसमें 35 ग्राम क्या निकल जाएगा? आपका नमक निकल जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जलमंडल भंडार। वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में प्रदूषण का निवारण होता है। मददगार कौन है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में? यह जो वन्य जीव संरक्षण है और पेड़ पौधे क्या होते हैं? सहायक होते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनों उन्मूलन, यानी वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है फ्रेंड, यह जो पारिस्थितिकी का क्या है यानी पर्यावरण का क्या है? एक असंतुलन क्रिएट कर रहा है, एक असंतुलित बना रहा है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटना। यह थे कुछ आप लोगों के फ्रेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो नेक्स्ट सीरीज है जो प्रश्न बच जाते हैं फ्रेंड उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग शेयर करेंगे वैसे वैसे व्यूज भी बढ़ेंगे और यह वीडियो काफ़ी वायरल हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी सभी दोस्तों को आप लोगों को इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। बाय बाय फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, जीविक संगठक नहीं है या जैविक घटक नहीं है वायु। आप सभी लोगों को पता है कि जैविक घटक में सभी की सभी सजीव वस्तुएं आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव जो हमारे अपघटक कर्ता होते हैं ये सभी आते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, क्योंकि सभी जो ऊर्जा हमें मेनली जो ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से ही प्राप्त होती है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वे होते हैं कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया का
तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। किसका चक्रीकरण हो सके? पोषक तत्वों का। जो सूक्ष्म जीव होते हैं फ्रेंड्स, वह मरने के बाद यानी जो मृत्यु हो जाती है या पेड़ पौधों की या मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, और क्या करते हैं उनके शरीर को अपघटन करके या सरल सूक्ष्म पदार्थों में क्या करते हैं विघटित कर देते हैं, जिसमें कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी पोषक तत्व हैं वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं। अपघटकों की प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता चींटी तथा हिरण है, क्योंकि फ्रेंड जो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये तो शाकाहारी होते हैं, इसलिए हिरण भी क्या है शाकाहारी और चींटी भी क्या है शाकाहारी। किस खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं जैसे गाय है, भैंस है, हिरण है, बकरी है, भेड़ है, यह सब के सब क्या होते हैं फ्रेंड? शाकाहारी प्राणी होते हैं। अब घटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं। अब घटक भी हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता भी हैं, दोनों की श्रेणी में कौन आती है? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चींटी आती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो घर में छिपकली उपकली मर जाती हैं या कोई भी जीव मर जाता है तो उनके चारों तरफ चींटियाँ घूमकर उन्हें खाने लगती हैं, तो ये अपघटक का ही कार्य करती हैं फ्रेंड। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं फ्रेंड? जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वह द्वितीयक से तो प्राप्त करेंगे, साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता से भी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है, क्योंकि जो मानव है फ्रेंड्स वह सर्वाहारी है, वह तो पेड़ पौधों को भी खा सकता है यानी साग सब्जी भी खा सकता है, और साथ ही साथ भेड़ बकरी को भी आप लोग जानते ही खा पी जाता है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मच्छी होने पर श्रेणी में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा फ्रेंड। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। जो उत्पादक होते हैं फ्रेंड्स वह हरे पेड़ पौधे होते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, फिर भी हम लोगों से शुरुआती में अगर पेपर कठिन आ गया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसी में जो आता हुआ क्वेश्चन है उसमें भी कन्फ्यूजन होकर वो भी 99% गलत कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और ये पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप यानी हरे पेड़ पौधे। पौधे हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फ्रेंड, इसमें दो चीज़ों का होना जरूरी है, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। हरे पौधों से एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। जो घास है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। इस टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। इस मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। घास को क्या है? उत्पादक हो गया। जो टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और सर्प क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है।
ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जो धारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहते हैं खाद्य। जो खाद्य है यानी जो भोजन है उसके ऑक्सीकरण के पश्चात ही तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम भोजन जैसे खाते हैं हमारे पेट में जाता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा जो ऊर्जा का प्रवाह जो सदैव एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है वह है तालाब। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है वह है तालाब। अब यह आप लोगों का सोचने का काम है, क्यों पारिस्थितिकी तंत्र में, तालाब में क्यों इसका जो पिरामिड है उल्टा बनेगा। फ्रेंड आप लोग सोचिएगा, जैसे ही आप लोग सोचेंगे नहीं समझ में आता है, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा, मैंने उसमें जो पारिस्थितिकी पिरामिड है बहुत अच्छे से समझाया है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्र निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। जो स्थल है, स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। सांप का पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। सांप का यह फ्रेंड्स क्वेश्चन याद रखने वाला है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को फ्रेंड जैविक आवर्धन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। DDT जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, क्योंकि इसके फ्रेंड जो यह जहाँ पे लगता है ना अत्यधिक पानी का क्या करता है, शोषण करता है, जिससे वहाँ की बंजर जो भूमि है लगभग बंजर हो जाती है कई सालों तक रहने के बाद। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जा सकता है। यूकेलिप्टस लैंटिक आवास का उदाहरण है। यह मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फ्रेंड सीधा पूछ लेगा कि लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। एक बार फिर से फ्रेंड, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहा जाता है, जैसे नदी का जल जब बह रहा है उसे लोटिक आवास कहेंगे। तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। जो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड, इकोटोन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा के लिए। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र है महासागर, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र है। यह कैसे अस्थायी पारितंत्र है यह आपको मेरे पिछले वीडियो में पता चलेगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड, जाकर आप लोग एक बार देखिए। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैंने करवाया है जो आपके यूपी टेट के लिए काफ़ी मददगार, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे अस्थायी पारितंत्र है समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओम ने सम्मिलित किया है। गैसीय चक्र में यह भी आप लोगों के जो क्वेश्चन सीरीज है यूपी टेट के लिए बहुत मददगार साबित होगा फ्रेंड। जल चक्र को ओम ने सम्मिलित किया है। गैसीय चक्र में पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन यह 4 ऑप्शन दे देगा फ्रेंड, उसमें आपको पता करना होगा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है।
पारिस्थितिकी अस्थायी मित विविधता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मित विविधता है, यह जिस आंदोलन का नारा है वह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो इसके कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, यह उत्तराखंड के चमोली जिला है उससे वहाँ से प्रारंभ किया गया था। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए चलाया गया था फ्रेंड्स। जो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन, यह मुख्यतः कर्नाटक में हुआ था फ्रेंड्स। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन जो है वह एपिको आंदोलन है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप यानी पेड़ पौधों के संरक्षण से। इसके प्रणेता जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मुख्य कथन है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। यह आप सभी लोगों को पता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले द्वारा। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजक कहलाते हैं, यानी कि डीकम्पोजर कहलाते हैं। याद रखिएगा, वियोजक तो आप नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यह इंग्लिश में पूछता है फ्रेंड्स, डीकम्पोजर कहते हैं इसे। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। एक बार फिर से, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी फ्रेंड्स अधिक होगी। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, पोषित होती है। और लिंडेमान महोदय ने यह बताया है कि जो 10% का नियम दिया है कि अगले पोषक स्तर में सिर्फ 10% ही ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यानी जो 90% ऊर्जा है वह क्या कर लिया जाता है, जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अगर उस जीव जंतु को कोई खाता है तो 10% ही अगले पोषक स्तर तक पहुँचेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतर क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तो होता है लेकिन कई पथों से यानी कई रास्तों से होकर जाता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। यह मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्यों घटती जाती है यह आप लोगों को सोचना है। लिंडेमान का नियम याद करिए और उसके अनुसार देखिए घटती है कि बढ़ती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ग्रीनेल ने पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। यह सब फ्रेंड पदछाप क्या होता है इसे आप लोग सोचिएगा, बहुत आसान है।